सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किए थे एंड हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लिए थे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियम भी डिस्कस किया था कि मेनली हमारे एपिथेलियम 3 टाइप के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनार। एक और टाइप आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लेकिन ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में हम लोग बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे और हमें ये पता चलेगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक टाइप है क्यूबोइडल और कॉलमनार एपिथेलियम का, यानी कि कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम अराइज हुआ है। तो आप उसको एक अलग सा टाइप अज्यूम नहीं कर सकते। मेनली अगर बात करें तो एपिथेलियम 3 ही टाइप के होते हैं। क्या क्या बच्चों? स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनार। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि पहले ये बताओ एपिथेलियम का मतलब क्या होता है। एपिथेलियम का मतलब होता है लेयर ऑफ सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एकदम अरेंज्ड है, एक लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि एपिथेलियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का टिश्यू हुआ ना, स्क्वैमस एपिथेलियम एक प्रकार का टिश्यू हुआ। तो मैम यहाँ पे स्क्वैमस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स, यानी कि ये जो एपिथेलिया है इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनका नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्क्वायर शेप के सेल्स है। यानी कि इस ग्रुप ऑफ सेल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होगा ना, उनका शेप स्क्वायर शेप का होगा, यानी कि वो फ्लैट सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। अब देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम 2 टाइप के मेजरली होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बच्चों क्लास में याद करते हुए चलना, क्या 2 टाइप है? एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम किसको बोलते हैं? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हम आपको बताए थे कि एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, यानी कि एपिथेलियम के टिश्यूज के नीचे एपिथेलियम एक लेयर सिक्रीट करता है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। पिछले क्लास में बताए थे ना। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अगर एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है अगर सेल्स का, तो ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम तुम्हारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि ऐसा एपिथेलियम जिसमें चपटे चपटे सेल्स प्रेजेंट है। अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही चपटे चपटे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये 3D डायग्राम है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर ऑफ सेल्स दिख रहा है। अगर 3D में देखो तो एक ही लेयर में सेल्स अरेंज्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, तो अपने से अज्यूम कर लो कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज्ड है। तो जहां मल्टीपल लेयर में स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज्ड होंगे, वैसे स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। तो आई होप आपको सिंपल और स्ट्रेटिफाइड क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम्पल्स तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए चलो इसको एग्जाम्पल्स को याद करते हैं ट्रिक के साथ। देखो, तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पहले देखो, सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर एक्सट्रीमली थिन, यानी कि इनके जो सेल्स होंगे वो बहुत पतले पतले होंगे और फ्लैट सेल्स होंगे और ये डेलिकेट लाइनिंग बनाएंगे, यानी कि ये जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहां पे एक बहुत नाजुक सा लाइनिंग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो अभी आपको थोड़ी देरी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देरी में समझ में आ जाएगा। अभी देखो ध्यान से, इसका फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये बेसिकली बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखो, हम आपको बताए थे कि हमारे बेसिकली बॉडी में लंग्स होता है और लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वेलाई बोलते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन इन्हीं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर चला जाता है, यानी कि एल्वेलाई के अंदर चला जाता है। बोले क्या? आप पिछले लेक्चर देखोगे तो देखे होगे तो अगर आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे और 2 लंग्स प्रेजेंट होता है और इन लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से मिलियंस ऑफ इस तरीके से सैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमारे लंग्स के अंदर, जिन्हें हम एल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। अब इन एल्वेलाई तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। कैसे? जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू ऑक्सीजन इसी बेसिकली
जो एल्वेलाई है इनके पास पहुंचता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हो पिछले लेक्चर तो प्लीज आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू इन्हीं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में पहुंचता है, यानी कि ये एल्वेलाई के अंदर हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के हर एक टिश्यूज, हर एक सेल्स में नीडेड होती है ना। ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक सेल्स को पहुंचने की आवश्यकता है, यानी कि हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचते रहना चाहिए ऑक्सीजन। तो कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा है? यहाँ एल्वेलाई तक पहुंचा है। अब देखो, हर एक ऑर्गन्स के अंदर, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स में बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। तो हमारे लंग्स में भी हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होगा। तो इन एल्वेलाइज के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एल्वेलाई आपको दिख रहा है ना, ये इधर आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन उन्हीं ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक एल्वेलाई को हम जूम करके यहाँ पे बनाए हैं। देखो यहाँ पे ये एल्वेलाई है और एक ब्लड वेसल हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। वैसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एल्वेलाई के अराउंड, लेकिन हम यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन आपके इस एल्वेलाई के पास आ गया। ठीक है, आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ये ब्लड को दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो बेसिकली इन एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों ट्रांसफर किया जाता है? क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है और पूरे बॉडी में फ्लो होके वो बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाएगा। ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है इन ऑक्सीजन्स को पूरे बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? हम इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देते हैं इन ब्लड वेसल्स में, ट्रांसफर कर देते हैं इन ब्लड वेसल्स में। और ये जो ब्लड वेसल है ना, यही पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी खींच के लाता है। यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डंप कर दिया जाता है ब्लड में। ये अगर मान लो हम सेल है, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को ले लेंगे ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देंगे। अब ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में बहेगा और अल्टीमेटली लंग्स तक पहुंचेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स द्वारा बनाया गया था, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें? इन एल्वेलाई के अंदर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, समझना हमें ये है कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है इन एल्वेलाई के अंदर। फिर इस एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एक्सेल आउट कर देते हैं। तो हम एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कहाँ बना हुआ है? हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर बना हुआ है, जिसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करके लंग्स तक लाता है और लंग्स से फिर हम लोग एक्सेल आउट करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कुछ नाम दिए थे जब हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। तो इसी एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज होना, गैसियस एक्सचेंज होना को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है डिफ्यूजन। अब देखो, अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस इस जगह पे हो रहा है तो एक बात बताना कि एल्वेलाई जो है, इसका जो वॉल है, ये जो एल्वेलाई का वॉल है, इस वॉल में कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि एल्वेलाई एक स्ट्रक्चर है भाई, बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ एपिथेलियम से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होगा बताओ? स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम या क्यूबोइडल एपिथेलियम? ये तीनों में से कौन सा एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? यहाँ पे वैसा एपिथेलियम प्रेजेंट होना चाहिए जो गैसियस एक्सचेंज को आसान बना दे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज करना ना, गैस का एक्सचेंज करना है। अगर बहुत मोटा सा लेयर तुम यहाँ पे बैठा दोगे एल्वेलाई के वॉल में, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस तो हार्ड हो जाएगा ना। हम थोड़ी ना चाहते कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हार्ड हो, हम चाहते हैं कि डिफ्यूजन के लिए जितना पतला से पतला मेम्ब्रेन आप बैठा सकते हो वहां पे बैठाओगे। उसी प्रकार से इन ब्लड वेसल्स में भी उतने ही पतला सा बेसिकली वॉल आप बैठाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम बैठाते हैं इस एल्वेलाई में, और इस ब्लड वेसल में डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा होता है, इनके बीच डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा होता है। और डिफ्यूजन के लिए सबसे पतला वाला एपिथेलियम हम उठाएंगे, तो हम स्क्वैमस एपिथेलियम इस वॉल में और इस वॉल में चिपका देते हैं। अब बताओ कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम तो हमें पता चल गया कि स्क्वैमस होना चाहिए। अब सिंपल वाला होना चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड होना चाहिए? खुद सोच के बताओ लॉजिकली। सिंपल होना चाहिए भैया। स्क्वैमस क्यों बैठाएंगे? मल्टीपल लेयर वाला हम क्यों बैठाएंगे जब डिफ्यूजन कराना है? तो
तो यहाँ पे इसीलिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, किसमें? एल्वोलाई के वॉल में और ब्लड वेसल के वॉल में। क्लियर है? तो इसीलिए देखो स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन डिफ्यूजन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वॉल बहुत पतले होते हैं और डिफ्यूजन के प्रोसेस को यही कंडक्ट करते हैं, ना ही क्यूबोइडल एपिथेलियम करेगा, ना ही कॉलमनार एपिथेलियम करेगा। तो एल्वोलाई ऑफ लंग्स और ब्लड वेसल्स में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो वही चीज लिखा हुआ है। समझ में आया? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया आपको, क्यों यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड है, तो क्या इस एपिथेलियम का काम डिफ्यूजन हो सकता है क्या? खुद सोच के बताओ, नहीं हो सकता है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स अगर अरेंज्ड है तो डिफ्यूजन कैसे होगा यहाँ पे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर, और दूसरा पॉइंट इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन देखो, अब देखो मल्टीपल लेयर में अगर सेल्स अरेंज्ड होते हैं ना, तो जनरली इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, क्योंकि सिंगल लेयर वाला प्रोटेक्ट तो अच्छे से नहीं कर पाएगा ना, जब सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड होंगे तभी प्रोटेक्शन का काम होगा। तो याद रखना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का काम प्रोटेक्शन में होता है, चीर फाड़ यानी कि वियर एंड टियर से बचाता है ये। ठीक है, अब ये प्रेजेंट क्या होता है? ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा। अब एक बार खुद से सोच के देखो कि हमारे स्किन में अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट होता तो क्या जल्दी नहीं ये जो लेयर है जल्दी ब्रेकआउट हो जाता, जल्दी जल्दी लेयर ब्रेकआउट होता? तो ऐसा तो हम नहीं चाहते, इसलिए हमारे स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल याद रखना, लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ के जो इंटरनल लाइनिंग होता है, अंदर की साइड जो लाइनिंग होता है, उसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। और जो फूड पाइप हम आपको बताए थे, फूड पाइप का क्या काम होता है? माउथ से फूड को लेके स्टमक में पहुंचाना। देखो यहाँ पे ये इसोफेगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है? खाने को माउथ से लेकर स्टमक में पहुंचाता है, यही इसका काम होता है। तो इसमें भी बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम सबसे पहले क्या बताए? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? एल्वोलाई ऑफ लंग्स में और ब्लड वेसल्स में। बस ये दो एग्जांपल याद कर लो। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और इसोफेगस में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया स्क्वैमस एपिथेलियम दो टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम का सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। अगर यही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है तो ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम के बेसिकली इस टाइप के सिस्टम को हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होना, और इनका काम होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये एल्वोलाई ऑफ लंग्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। वेयरएज अगर इसकी बात करें तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और इसोफेगस में। क्लियर है ये दोनों चीज? तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉलमनार एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय।